चलिए एक बार फिर से हम यूपी की सियासत की बात करते हैं। ओवैसी साहब आए हुए हैं, हमने उनका परफॉर्मेंस बिहार में देखा, हमने उनका परफॉर्मेंस बंगाल में देखा, अब वो यूपी में आए हैं और इस ऐलान के साथ कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा जो अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन होता है उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है और अब वो मुसलमानों को उनका सियासी हक दिलाना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, ओवैसी क्या मुसलमानों के रहनुमा हो सकते हैं या हैं? आप किसी आदमी के बारे में मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आप भी वोट करेंगे? वोट करेंगे, इसमें क्या है? तो आपको कौन पसंद है? आपको ओवैसी पसंद है, आपको अखिलेश पसंद है, आपको प्रियंका ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट का, ये डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किसको वोट देता हूं। पॉलिटिकल पार्टी से आता है ये भी ऑफ कोर्स, उसका भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता ही है, हर एक को होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, उसमें क्या बात है। आप ओवैसी साहब के बारे में मुझसे मत पूछिए। अच्छा, इसलिए कि आप मुझसे अगर अखिलेश साहब के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में भी मेरा जवाब यही होगा। हाँ, अगर योगी साहब के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब डिफरेंट होगा। मैं योगी साहब को उत्तर प्रदेश का सबसे नाकाम और सबसे घटिया चीफ मिनिस्टर मानता हूं। आप मुझसे पूछ लीजिए, कुछ वजह दे दीजिए क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि इस राष्ट्र की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र सुरक्षा की सबसे ज्यादा सीना पीटने वाले लोगों की पार्टी से आने वाले चीफ मिनिस्टर ने राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यह किया है कि राष्ट्र के लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को अलग अलग खानों में बांटा है। इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता मुल्क के साथ दुश्मनी के लिए, इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। सरकार दावा कर रही है, बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं सोसाइटी में, कि लॉलेसनेस पहले के मुकाबले खत्म हुई है, कम हुई है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले के मुकाबले बेहतर है? मुझे तो लगता है कि पहले कभी सोचा भी नहीं होगा भारत वालों ने कि इतनी लॉलेसनेस हो सकती है। आप कह रहे हैं कि पहले से हर लिहाज से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। आप देख लीजिए, ये जो, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, पॉलिटिकल मिसाल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि खालिस मुसलमानों के ऊपर आप मामला फिट कर देंगे, इसलिए पॉलिटिकल मिसाल दे रहा हूं। जो अभी पंचायतों के चुनाव हुआ है, ऐसी लॉलेसनेस और गुंडागर्दी तो कभी हुई नहीं होगी जैसी इस मर्तबा हुई है उत्तर प्रदेश में। और जुर्माना और फाइन वसूलने का सिर्फ एक मामला मुझे इस मामले में मिला, जबकि एंटी-सीए वाले में बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई। तो इसके खिलाफ भी आपने कोई आवाज उठाई? आप गए योगी साहब से मुलाकात करने के लिए हुकूमत तक? वो इस काबिल कहां समझते हैं कि वो किसी ऐसे के साथ बैठ जाएंगे, मिल लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कौन जाएगा? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम, लेकिन तुझको खबर होने तक। लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है मदनी साहब की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा सोसाइटी के सभी तबकों तक पहुंच रहा है। वो चाहे सरकारी घरों का मामला हो, उज्ज्वला योजना हो, फ्री राशन देना हो, वैक्सीनेशन का मामला हो, ये सारी चीजें सब तक पहुंच रही है। वो दावे तो बहुत सारे कर रहे हैं वो, और दावों में झूठ ज्यादा है, सच्चाई तो शायद होगी ही नहीं। तो इस दावे को के ऊपर मैं क्या तबसरा करूंगा? मैं दावे के ऊपर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात साफ है, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत साफ दो टूक कहना चाहता हूं। नंबर एक, कोई कितना भी डराए, डराने की कोशिश करे, कैसे भी हालात बने, मुल्क का मुसलमान जिस जगह ये ले जाना चाहते हैं वहां इंशाअल्लाह कभी नहीं पहुंचा सकेंगे, कभी नहीं पहुंचा सकेंगे। मुसलमानों पर खास तौर से काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि जो उनके खिलाफ वायलेंस का जो मामला है वो अब लो इंटेंसिटी वायलेंस और हाई टेरर की तरफ बढ़ रहा है पहले के मुकाबले। जैसे बार बार ये बात कही जाती कि अब दंगे नहीं होते, लेकिन अब लो इंटेंसिटी वायलेंस है और हाई टेरर है, ये मुसलमानों पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं। आपका तजुर्बा कैसा है इस मामले में? जो आप कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं, ठीक कह रहे हैं आप। लो इंटेंसिटी होती है, हाई टेरर होता है, और फिर उसके बाद इसके अलावा भी जो जलील करने के जो तरीके होते हैं वो सारे तरीके इख्तियार किए जाते हैं, उसमें आपकी बिरादरी भी शामिल है। तो वो सारा हो रहा है, वो आपको नहीं कह रहा हूं। देखिए, हमारी बिरादरी, बार बार आप जो मीडिया की तरफ आ रहे हैं वो तो बड़ा आसान सा काम है। नहीं आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। हम अपनी जिम्मेदारी जो यहाँ पर बैठ खड़े होकर के, मेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की तरफ से आने वाले सवाल आपसे पूछे जाएं और आप जिस कैपेसिटी में मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारियों का जवाब लिया जाए कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर आपने क्या क्या किया। ऑफ कोर्स, अब जो मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल
मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का मामला है वो हिंदू भाई बहनों के जहनों में अगर नफरत भरी जा रही है, आप देखेंगे, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप देखेंगे कश्मीर का इशू खड़ा हुआ, अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी इस मुल्क में। आजादी से पहले भी अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध किया था। किसने किया था? आपने इसका विरोध? जमीयत उलमा ने। जमीयत उलमा हिंद ने। एक अभी कश्मीर के इशू पर इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, और इसीलिए किया। हमने कहा हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 को हटाया है, इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारा मानना यह था कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको सबके साथ संवाद करके और सहमति लेकर, या सहमति नहीं भी हो तो कम से कम संवाद करके फिर एक्शन लिया जाता। तो हम सहमत नहीं थे, फिर भी हमने ये कहा कि कश्मीर के मामले पर सहमत न होने के बावजूद अब ये क्योंकि ले लिया गया है तो हम अपने देश के साथ हैं। ये किस लिए किया? इसलिए नहीं किया कि हम बीजेपी के सपोर्ट में थे। ये बड़ा हिकमत वाला ये बयान है। सुनिए, यही तो मैं कह रहा हूं। इसलिए नहीं किया कि हम प्राइम मिनिस्टर के हिमायती थे, इसलिए नहीं किया कि योगी साहब बहुत अच्छे हो गए थे, इसलिए किया कि हम मुल्क के लोगों को साथ जुड़ रहना चाहते हैं और जोड़ रखना चाहते हैं अपने मुल्क के साथ। वो हमारी जिम्मेदारी और फराइज में से सबसे जरूरी काम है कि लोगों को जोड़ के रखें, अपने साथ रखें। हमारे मुसलमान भाइयों ने भी, बहुत सारे लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया। अरे इन्होंने तो सौदा कर लिया। हाँ ठीक है, मान लो कि सौदा कर लिया, लेकिन हमारा टारगेट यह है कि हम मुल्क की आवाज में अपनी आवाज मिला करके रखेंगे। मैं कश्मीर के लोगों से भी कहता हूं कि अगर आपको इंडिया के साथ रहना है तो फिर जैसे सब रह रहे हैं वैसे रहो। हालांकि टेक्निकली गलत है मेरी ये बात, क्योंकि एक एग्रीमेंट भी हुआ है उनके साथ इंडिया का। फिर दूसरी बात ये कहता हूं, अगर नहीं रहना है तो 370 क्या 380 भी मिल जाए तुम्हें, या 390 भी मिल जाए, या कुछ और भी मिल जाए, तो उसका तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें रहना नहीं है। तो इसलिए हमारा बिल्कुल क्लियर है, मुल्क में बसने वाले लोग, हम ख्याल लोग, बिरादरान वतन, उनके साथ मिल करके रहना है और मिल करके इस मुल्क के लिए लड़ना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है। आप जिहाद की बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूं जिहाद तो हमारे ऊपर फर्ज है भाई। हम कैसे कह सकते हैं हम जिहाद नहीं करेंगे? हां जी, हम जिहाद करेंगे। जिहाद हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फराइज में से है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझिए कि अगर अब्दुल हमीद और उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान अपनी जान दे रहे हैं तो वो उनका जिहाद है। नहीं तो अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो समझने वाले की कमी ज्यादा है या समझाने वाले की कमी ज्यादा है? देखिए, अब मैं तो आसानी से मान लूंगा ना, मेरी ही कमजोरी है, मैं मान लूंगा। आप तो इस कमजोरी को दुरुस्त किया जाएगा? कैसे दुरुस्त किया जाएगा? आपकी जरूरत है। हाँ, हम और आप मिल जाएंगे, आपकी बिरादरी भी हमारे साथ इसमें शामिल हो जाए कि हाँ, मुल्क की तामीर का सवाल है, मुल्क के बचाने का सवाल है, मुल्क में एक जो फिजा बनाई जा रही है उस फिजा को तोड़ने का सवाल है, मुल्क के में जो मुल्क की एक सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है उसको बेइज्जत, रुस्वा, ट्रेटर साबित करने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश को, उस नापाक साजिश को तोड़ने का सवाल है, मुल्क को बचाने का सवाल है। आप ये तय कर ले और आपकी बिरादरी तय कर ले तो फिर ये मसला आसानी से हल हो जाएगा।